नमस्कार सभी अभिभावकों और बच्चों को हमारा प्यार। देखिए आज हम साइंस में फिजिक्स और फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। असल में इस चैप्टर में दर्पणों के बारे में चर्चा की जाएगी, शीशों के बारे में। आप इसमें ये दो दर्पण पढ़ेंगे, आप समतल दर्पण, गोली दर्पण, और खासतौर पर गोली दर्पण। गोली दर्पण दो तरह के हैं, अवतल और उत्तल। इन दोनों दर्पणों के बारे में आप ये चर्चा पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब की किरणारी और इससे संबंधित न्यूमेरिकल। चलिए मैं शुरू करता हूँ। लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, उन्हीं में से एक रूप है प्रकाश। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है। तो उन्हीं में से एक रूप है ये प्रकाश। इसके प्रति हमारे जो संवेदनशील अंग है वो हमारी आँख, तो उसी हिसाब से प्रकाशा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको ध्यान रखें। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में चेंज करें, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 10⁻3। इसको पावर को इधर ले जाए तो पावर माइनस की हो जाएगी 10⁻−3। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 10⁻−3। उसको मैंने यहाँ पर दिया है मीटर के बदले में 10⁻3 किलोमीटर पर सेकंड। दोनों पावर का बड़ा होगा तो पावर कितनी घटती है, ये प्लस की ये माइनस की, तो कितने रहेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी निर्वात में प्रकाश इतनी रफ्तार से प्रकाश वेग चलती है, हर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है, जो काफी अधिक है। और ये सबसे अल्टीमेट स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये निर्वात में है। निर्वात वायु विहीन जगह या माध्यम विहीन जगह होती है। जैसे तारों से जो प्रकाश आता है हमारी धरती तक, वो माध्यम विहीन जगह से ही आता है, उसे निर्वात कहते हैं। इस कमरे में से हवा निकाल दी जाए तो इसमें निर्वात उत्पन्न हो जाए। तो उस मीडियम में, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। अच्छा, अगर प्रकाश निर्वात से, मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल भी बने, अगर प्रकाश की किरण निर्वात से वायु में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी, यानी चाल कम हो जाएगी, क्योंकि वायु खुली और घनी होती है उससे। वायु से अगर जल में जाए तो प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। जल से प्रकाश कांच में जाए तो और कम हो जाएगी। आप देखते आ रहे हैं ये माध्यम और ज्यादा डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर होता जा रहा है। निर्वात से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है वायु, वायु से ज्यादा जल, जल से ज्यादा घना है कांच। तो जितने घने माध्यम से होकर प्रकाश किरण जाएगी उसकी चाल कम होती है, प्रकाश की चाल में बदलाव आते हैं। अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अगला चैप्टर यही है फिर पढ़ाऊंगा, उसमें प्रकाश की चाल बदलती है इसके बारे में। तो फिलहाल आपने ये समझा प्रकाश की परिभाषा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, और हमने ये समझा कि माध्यम बदल जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। अच्छा, अब है हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनमें से गुण है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? मान लीजिए एक शीशा है, ये जो पॉलिश हो रही है M/M2 मिरर एक शीशा है, और इस शीशे पर ये जो प्रकाश किरण है, आपकी किरण ये शीशे के किसी पॉइंट पर गिरी है और ये टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई है। तो इस फिनोमेना को, इस घटना को, इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी गुण क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसी भी पृष्ठ से, चाहे वो चिकना पृष्ठ हो चाहे वो खुरदरा पृष्ठ हो, उससे टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे ये समझे, मान लीजिए हमारे हाथ में गेंद है
और हम गेंद को एक दीवार पर मारते हैं तो गेंद टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक यही गुण प्रकाश की किरणें भी दर्शाती हैं। हाँ, कुछ प्रकाश की किरणें अवशोषित भी हो जाती हैं, कुछ परावर्तित हो जाती हैं। तो इस परावर्तन, इसको हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के इस गुण में दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। ये प्रकाश किरण जो शीशे की तरफ आती जा रही है, इसको हमने बोला है आपतित किरण। तो ये टकरा कर, ये जिस बिंदु पर टकराई उसको मैंने नाम दिया है आपतन बिंदु, और टकरा कर वापस लौट गई है उसी मीडियम में, इसे हमने नाम दिया परावर्तित किरण। और इसके ये कितने एंगल से टकराई है, कितने एंगल से निकली है, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ इस मिरर की सतह पर एक अभिलंब बनाते हैं, नॉर्मल। तो ये तीनों, तो आप देखें आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। एक ही तल का मतलब ये है कि ये जिस तल में है, जैसे एक्स वाई तल में है, तो मान लीजिए ये बोर्ड है, एक्स वाई तल में ये प्रकाश की किरण इसको बोर्ड को स्पर्श करके आई और ये टकराई, और टकराकर उसी तल में लौटी, ना कि दूसरी तल में। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है, ये जो आप देख रहे हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण रिफ्लेक्टिव एंगल या परावर्तन कोण। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट द्वारा कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण शीशे पर 50 डिग्री कोण से टकराई, तो ये 50 डिग्री कोण से ही वापस लौटेगी। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आ। ये दोनों नियम हेल्प करते हैं, और ये परावर्तन के दोनों नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। तो आपने प्रकाश की परिभाषा समझी, निर्वापक प्रकाश की चाल को समझा, फिर आपने समझा माध्यम बदल जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। फिर आपने परावर्तन का नियम समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। फिर आपने समझा परावर्तन की कौन सी दो नियम है, यह आपने समझा। अब इसके बाद मैं चर्चा करूँगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये समझे, मान लीजिए ये मिरर है और ये प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है और ये प्रकाश किरण। ये तो इस स्थिति में आपका कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? अक्सर कर बच्चे इस बात में भूल करते हैं, इसको आपका कोण मान लेते हैं और फिर वो कह देते हैं कि जितना 30 डिग्री आपका कोण है वही परावर्तन कोण है। नहीं, असल में ये शीशे की सतह से और आपतन के बीच का कोण है। ये आपतन कोण नहीं, आपतन कोण आप देख रहे हैं चित्र में, अभिलंब से आपतन के बीच का कोण है। तो आप इस ज्योमेट्री से देखें कि ये 30 डिग्री कोण है, तो आपका कोण कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक समकोण बन रहा है। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ आपका कोण 60 डिग्री है, परावर्तन कोण 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है? तो मैं ये देखिए, मान लीजिए दर्पण क्या है? ये कांच है, ये कांच है। कांच की आपने खूबी देखी, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उससे प्रकाश किरण आर पार जा सकती है। इस व्यक्ति से निकलने वाली प्रकाश किरण इससे पार निकल जाएंगी, इस व्यक्ति से निकलने वाली प्रकाश किरण इससे पार निकल जाएंगी, पारदर्शी होने की वजह से। तो ये भी कांच है, कांच की कोई एक सीट है। मान लीजिए हम कांच के एक तरफ पानी की कलई कर देते हैं, पानी का ऑक्साइड कर देते हैं। तो जैसे ये हमने इधर की तरफ हमने पानी की कलई कर दी एक साइड, जैसे ये कांच है, हमने इस तरफ पानी की कलई कर दी। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ से होगा ये
कि यहाँ से इस व्यक्ति से प्रकाश किरण जाएगी तो वो इससे पार नहीं निकल पाएगी, बल्कि ये वापस लौट जाएगी। तो आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, प्रकाश किरण पारगमित नहीं हो रही है, बल्कि प्रकाश किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो प्रकाश किरण का परावर्तन कांच पर कब होता है, जब हम एक साइड में पारे की पॉलिश कर देते हैं तो परावर्तन होने लगता है। अब इसे हम नाम दे दिए दर्पण, मिरर। तो जब किसी कांच की एक साइड पर पारे की पॉलिश कर दी जाती है तो उसकी दूसरी साइड से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। अब इसे हम दर्पण कहते हैं। ये दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। चलिए पहले समतल दर्पण की कुछ खूबियां देखें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें। आपके घरों में, हमारे घरों में सभी में समतल दर्पण लगे होते हैं और आपने शायद नोटिस भी किया हो, समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर के देखिए, ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में आप ये देख रहे हैं कि प्लेन, इसमें कहीं भी कोई झुकाव नहीं है। क्या आप देख रहे हैं, ये कहीं भी कोई झुकाव नहीं है, ये प्लेन शीट है। तो आप ज्योमेट्री से पहचान सकते हैं, अगर ऐसा या ऐसा झुकाव नहीं मिलता और ऐसा मिलता है तो कौन सा मिरर है, समतल। ठीक है, तो समतल दर्पण के सामने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे मैंने तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया है। समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है और ये उसका शीशे के भीतर एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए क्या इसकी खासियत है। पहली खासियत, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उसका प्रतिबिंब शीशे के भीतर उतनी दूर बनेगा। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u और प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं v। तो समतल दर्पण में एक पहली खासियत यह है कि समतल दर्पण से अगर कोई वस्तु, समतल शीशे से कोई वस्तु अगर 5 मीटर दूरी पर है तो शीशे के भीतर, समतल शीशे के भीतर 5 मीटर दूरी पर ही वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है समतल दर्पण में, बराबर। दूसरी बात, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु स्वयं कितनी लंबी है उसको ओ से लेते हैं ऑब्जेक्ट लेंथ और प्रतिबिंब की लंबाई को लेते हैं आई, इमेज लेंथ। तो वस्तु अगर 2 मीटर लंबी है, ऊंची है, तो समतल दर्पण में उतनी ही ऊंची वस्तु दिखाई देगी। तो वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये समतल दर्पण की दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वस्तु का वो आभासी होता है और सीधा होता है। कुछ दर्पण ऐसे हैं कि दर्पण में अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उस दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के अंदर बनने के बजाय। लेकिन यहाँ देख रहे हैं शीशे के भीतर जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में, ऐसे प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण के अंदर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वैसा आभासी, अर्थात शीशे के भीतर, शीशे के अंदर। और कैसा बनता है, सीधा, उल्टा नहीं बनेगा। अगर वस्तु ऐसे रखी हुई है ऐसे, तो प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। ये समतल दर्पण की तीसरी खासियत है, समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगली खासियत है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की अनंत क्यों होती है। फिलहाल आप याद रखें कि समतल दर्पण फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट में। तो आपने ये चीजें समझी। आपने अपने आप को देखिए, अब तक हमने आपको प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन और दर्पणों के बारे में बताया। अब हम समतल दर्पण के बारे में, अब हम गोली दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए, यहाँ हमने कांच के गोला रखे हैं, खोखले गोले अंदर से खोखले। अच्छा, कांच के खोखले गोले के अगर हम एक साइड में पॉलिश करते हैं, इसकी 2 साइड है, एक अंदर से साइड है, एक बाहर से, 2 सतह हैं। अगर बाहर से पॉलिश कर दें और इसको 2 या 2 से डिपार्ट में काट दें, मान लीजिए मैंने ये टुकड़ा यहाँ से लिया है और यहाँ रखा, तो क्या होगा कि ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। याद रखिए। अच्छा, जब तक ये पॉलिश नहीं की गई थी तो प्रकाश किरण अंदर जा रही थी और ऐसे करके बाहर
उत्तल रही थी, लेकिन सतह पर पॉलिश करने के बाद इसकी पूरी हो जाती है। एक साइड पर पॉलिश कर देने के बाद दूसरी साइड से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो ऐसे दर्पण गोली दर्पण कहलाते हैं। अच्छा, अब इनकी पॉलिश किस साइड में की गई है, इस हिसाब से दर्पण दो तरह के बन जाते हैं। जब हम बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए तल में पॉलिश कर देते हैं, तो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ये दर्पण अवतल दर्पण है। अच्छा, जब हम अंदर की साइड में पॉलिश कर देते हैं, तो बाहर की साइड, ये हमने इसका एक टुकड़ा उठाया यहाँ से, ये लिया, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। ये प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो गोली दर्पण डेफिनेशन, जब किसी कांच के उपले गोले के एक पृष्ठ या सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, तो उसकी दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। अब इसे दो या दो से अधिक भागों में काटते हैं, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। तो आप देख रहे हैं गोली दर्पण उत्तल और अवतल इस प्रकार प्राप्त होते हैं। कांच के उपले गोले से प्राप्त होते हैं। उनकी एक साइड में पॉलिश करने के ढंग से दर्पण दो तरह के बन जाते हैं। उभरे हुए तल में पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है, दबे हुए तल में पॉलिश करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो ये आपने समझा। अब मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण की कहते हैं। अच्छा, इसमें ये और देखिए, अभी मैंने जो समतल दर्पण कराया था वो ये है, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। तो आप देख रहे हैं समतल दर्पण के किनारे सपाट है, लेकिन उत्तल और अवतल में थोड़ा सा किनारों का क्या है, झुकाव है, क्योंकि ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो इन दोनों गोली दर्पण में और समतल दर्पण में ये खास बात है इसकी ज्योमेट्री का। इसके किनारे से बात होती है और ये किनारों से थोड़े जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब ये अवतल और उत्तल दर्पण में कुछ डिफरेंस बताते हैं। तो पहला तो पॉलिश के हिसाब से डिफरेंस है। अगर हम जैसे आपको दर्पण पकड़ा दें, तो दर्पण देने के बाद आपको पहचान करनी है कि ये कौन से दर्पण है। तो देखो कैसे पहचान करें। अवतल दर्पण का उभरा हुआ तल कैसा होता है, पॉलिशदार, जबकि दबा हुआ तल प्रकाश के लिए बराबर है। प्रकाश यहाँ आएगा और ये बराबर है। जब इसका रिवर्स उल्टा है, इसका दबा हुआ तल तो प्रकाश के लिए पॉलिशदार होता है, जबकि उभरा हुआ तल प्रकाश के लिए क्या होता है, बराबर। तो पहले तो पॉलिश के ढंग से इसका डिफरेंस है। दूसरा है इस परावर्तक अवतल दर्पण की हम परावर्तक सतह पर, देखिए इसकी दो सतह हैं, ये देखिए ये कौन सी वाली सतह है जहां पॉलिश हो रही है, और ये दर्पण सतह। तो इस पर हम स्केल रख देते हैं, जो इसके किनारे वाले इससे टच कर रहे हैं परावर्तक सतह है, मध्य भाग स्पर्श नहीं कर रहा है। तो परावर्तक सतह पर स्केल रखने पर इसके किनारे स्पर्श करते हैं, लेकिन मध्य भाग नहीं। लेकिन इस पर हम रखें उत्तल दर्पण पर, तो परावर्तक सतह सॉरी यहाँ तो मध्य भाग स्पर्श कर रहा है, लेकिन किनारे वाले नहीं। तीसरा है ये प्रकाश किरणों को परावर्तन करके समेट देता है। अगर मान लीजिए इस पर हम प्रकाश किरणें डालें, ये अवतल दर्पण पर जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तन के पश्चात समेट देता है। ये देखिए इस पर प्रकाश किरण डालें, इस पर उत्तल दर्पण पर, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। और अगली खासियत है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अगर हम अवतल दर्पण में देखें ये वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है इसमें से देखने पर। लेकिन उत्तल दर्पण में हम देखें तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। ये चार खासियत है। पहली पॉलिश के हिसाब से हम पहचान पाएंगे। दूसरी प्रकाश